एक लाइन है जो सुनने में बहुत काव्यात्मक लगती है, पर चुभती एक सर्जिकल ब्लेड की तरह है। आप कभी खुश नहीं होंगे यदि आप ये खोजते रहेंगे कि खुशी किस चीज़ में है। आप कभी नहीं जिएंगे यदि आप जीवन का अर्थ खोज रहे हैं। ये एल्बर्ट कैमू की पंक्ति है। और आज ना हम इससे बस एक सुंदर विचार मानकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हम इस सवाल की बिल्कुल तह तक जाएंगे कि हम सब जीवन में अर्थ खोजते ही क्यों हैं। ये बेचैनी, ये ज़रूरत, ये आती कहाँ से है? कैमू ने कहा था कि यह खोज ही बेतुकी है। लेकिन आज हम एक स्रोत की मदद से एक और भी गहरा सवाल पूछेंगे। क्या कैमू इस खोज की असली जड़ तक पहुंच पाए थे? आज हम कैमू को एक खास नजरिए से देखेंगे जो एक नए मनोवैज्ञानिक मॉडल पर आधारित है जिसे स्रोत E9MBD कहता है। इसका पूरा नाम जरूरी नहीं, लेकिन इसका जो मूल विचार है वो ये है कि हमारे कई गहरे दार्शनिक सवाल असल में हमारे विकासवादी डिजाइन यानी एवोल्यूशनरी डिजाइन से पैदा होते हैं। तो हमारा मिशन है ये समझना कि शायद हमारे सबसे बड़ी खोज ही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत कामू के मूल विचार से ही होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कामू ने दुनिया को शत्रुतापूर्ण मतलब हॉस्टाइल कहा था, एक ऐसी जगह जो हमारे खिलाफ है। लेकिन ये स्रोत एक बहुत ही जरूरी सुधार करता है। कामू की दुनिया शत्रुतापूर्ण नहीं है, वो उदासीन है, इनडिफरेंट। उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट, शत्रुतापूर्ण और उदासीन, इसमें क्या इतना बड़ा फर्क है? अंत में तो मतलब यही हुआ ना कि हमें दुनिया से वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। नहीं, फर्क बहुत बड़ा है। इसे ऐसे समझिए, समंदर आपसे नफरत नहीं करता, नहीं वो आपसे प्यार करता है। वो बस है। अगर आप उसमें डूबते हैं तो ये उसकी दुश्मनी नहीं, बस उसका स्वभाव है। शत्रुता का मतलब है कि कोई जानबूझकर आपके खिलाफ काम कर रहा है। उदासीनता का मतलब है कि आप उसकी योजना का हिस्सा हैं ही नहीं। ओ, और ये एहसास ज्यादा बेचैन करने वाला है। कहीं ज्यादा। उदासीनता केवल उसे ही शत्रुतापूर्ण लगती है जो दुनिया से आराम और जवाबों की उम्मीद लगाकर बैठा है। हमारी ये उम्मीद और दुनिया की ये गहरी चुप्पी, इसी टकराव को कामों बेतुकापन या दी अब्सर्ड कहते हैं। अच्छा, तो बेतुकापन दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारे और दुनिया के रिश्ते में है। हम एकता चाहते हैं और दुनिया हमें बिखराव देती है। हम स्पष्टता चाहते हैं, दुनिया विरोधाभास देती है। हम जवाब चाहते हैं और दुनिया बस खामोश रहती है। एकदम सही। और इस टकराव को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानवरों को देखना है। क्या आपने कभी किसी बिल्ली को ब्रह्मांड के उद्देश्य को लेकर चिंता में बैठे देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या किसी कुत्ते को अस्तित्व के संकट से जूझते हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने मूल डिजाइन का विरोध नहीं करते, वे बस जीते हैं। इंसान ही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने अस्तित्व पर सवाल उठाता है। वो दुनिया को देखकर पूछता है, ये सब किस लिए? और दुनिया जवाब नहीं देती। यही बेतुकापन है। ठीक है, तो कामू कहते हैं कि इस टकराव को सुलझाने की हमारी जो सबसे अच्छी कोशिश है, यानी हमारा तर्क, हमारी रीजन, वो आखिर में विफल हो जाती है। लेकिन स्रोत यहाँ एक चौंकाने वाली बात कहता है। वो कहता है कि तर्क को विफल होना ही चाहिए। ये बात मुझे समझ नहीं आई। तर्क को विफल क्यों होना चाहिए? तर्क ही तो सबको समझने का जरिया है। क्या स्रोत ये कह रहा है कि हमें सोचना ही बंद कर देना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत जरूरी बात कही गई है। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग सच को खोजने वाली एक मशीन है। इस विश्लेषण के अनुसार ये सच नहीं है। हमारा दिमाग असल में जिंदा रहने वाली मशीन है, एक सर्वाइवल मशीन। इसे चीजों को पहचानने, पैटर्न खोजने, खतरों का अंदाजा लगाने और पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए लाखों सालों में विकसित किया गया है। ये एक बेहतरीन टूल है। लेकिन सिर्फ उन्हीं कामों के लिए जिनके लिए इसे बनाया गया है। बिल्कुल, ये घर बनाने के लिए शानदार है, लेकिन ये आपको ये नहीं बता सकता कि घर का अंतिम अर्थ क्या है। ये आपको भोजन खोजना सिखा सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम जिंदा रहने के इस टूल का इस्तेमाल अस्तित्व के रहस्यों को सुलझाने के लिए करते हैं, तो ये ऐसा है जैसे आप एक हथौड़े से सूप पीने की कोशिश कर रहे हों। टूल गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल गलत है। इसीलिए तर्क को विफल होना ही है। अस्तित्व को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो समस्या तर्क में नहीं, बल्कि हमारे अहंकार में है, जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि कुछ चीजें उसकी पकड़ से बाहर है। हाँ, समस्या तब शुरू होती है जब मन अपनी सीमा को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। जब वो कहता है मुझे या तो हर चीज का पूरा स्पष्टीकरण दो या कुछ नहीं।
E90BD का दृष्टिकोण यह है कि यह बुद्धिमत्ता नहीं, अहंकार है। और यह सिर्फ एक दार्शनिक तनाव नहीं है, स्रोत से विकासवादी दबाव कहता है। सदियों तक धर्म और परंपरा हमें बने बनाए अर्थ देते रहे। उन्होंने हमें एक कहानी दी, एक ब्रह्मांडीय नाटक जिसमें हमारी एक भूमिका थी। जब विज्ञान और तर्क ने उन कहानियों पर सवाल उठाए तो वो ढांचे ढह गए और लोग घबरा गए। इसलिए नहीं कि जीवन सच में अर्थहीन हो गया था, बल्कि इसलिए कि अर्थ के लिए उनकी जो मनोवैज्ञानिक निर्भरता थी वो उजागर हो गई थी, वो बैसाखी छिन गई थी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर दुनिया उदासीन है, हमारा तर्क सीमित है और पुरानी कहानियां अब काम नहीं कर रही, तो हम क्या करें? कामों इसके कुछ समाधान देते हैं। वो आत्महत्या को अस्वीकार करते हैं क्योंकि वो समर्पण है, हार मान लेना है। वो निष्क्रिय इस्तीफे को भी खारिज करते हैं क्योंकि वो डर है। वो विद्रोह का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन यहाँ मेरा सवाल है, विद्रोह किसके खिलाफ? उस समंदर के खिलाफ जिसे हमारी परवाह ही नहीं? ये तो बेवकूफ़ी लगती है। और यहीं पर E9MBD लेंस एक क्रांतिकारी बदलाव लाता है। कामों का विद्रोह अक्सर बाहरी लगता है, जैसे दुनिया के खिलाफ मुट्ठी ताने खड़ा होना। लेकिन इस विश्लेषण के अनुसार असली विद्रोह बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। ये दुनिया के खिलाफ विद्रोह नहीं है, ये खुद से झूठ बोलने से इनकार करना है। खुद से झूठ बोलने से इनकार, इसका क्या मतलब हुआ? हम खुद से क्या झूठ बोलते हैं? हम बहुत सारे आरामदायक झूठ बोलते हैं। E9MBD के अनुसार विद्रोह उन कठोर सच्चाइयों को बिना किसी सहारे के स्वीकार करने का साहस है। और वे कठोर सच्चाइयां हैं, पहली, कोई ब्रह्मांडी पटकथा आपकी रक्षा नहीं कर रही है, आप अकेले हैं। दूसरी, न्याय की कोई गारंटी वाली व्यवस्था नहीं है। अच्छी चीजें बुरे लोगों के साथ होती हैं और बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ। कोई कॉस्मिक स्कोर कार्ड नहीं है। और तीसरी, ऐसी कोई छिपी हुई योजना नहीं है जो आपके दुखों को महान बनाती है। आपका दर्द बस दर्द है, वो किसी बड़ी कहानी का हिस्सा नहीं है। वाह, ये सुनना तो बहुत मुश्किल है। कोई सुरक्षा नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं। ये तो निराशाजनक लगता है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन स्रोत कहता है कि इन सच्चाइयों के साथ बिना किसी कल्पना या सहारे के खड़े रहना ये निराशा नहीं है, ये परिपक्वता है। ये उस बच्चे की तरह है जो ये समझ जाता है कि सेंटा क्लॉज असल में नहीं है। एक पल के लिए दुख होता है, लेकिन उसके बाद वो दुनिया को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखता है। ये परिपक्वता हमें एक और दिलचस्प विचार की ओर ले जाती है, जिम्मेदार स्वतंत्रता। कामू कहते हैं कि जब जीवन का कोई दिया गया अर्थ नहीं होता, तब हम सच में स्वतंत्र होते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता एक ही समय पर रोमांचक भी लगती है और डरावनी भी। कोई नियम नहीं, लेकिन कोई बचाने वाला भी नहीं। बिल्कुल, यही इसका भयानक और शक्तिशाली पहलू है। दोष देने के लिए कोई भगवान नहीं है, पीछे छिपने के लिए कोई भाग्य नहीं है, आपको सांत्वना देने के लिए कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं है। सिर्फ आप हैं, आपके विकल्प हैं और उन विकल्पों के परिणाम हैं। यहाँ स्रोत एक बहुत अच्छी बात कहता है। ज्यादातर लोग स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, वे अनुमति चाहते हैं। अनुमति? हाँ, परमिशन। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें बताए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या महत्वपूर्ण है। उन्हें एक स्क्रिप्ट चाहिए। और जब कोई स्क्रिप्ट नहीं होती तो हमें अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी पड़ती है। हाँ, और यहीं पर मनोवैज्ञानिक वयस्कता की अवधारणा आती है। इसे ऐसे समझें, मनोवैज्ञानिक वयस्कता का मतलब है ये समझना कि आप एक ऐसे खेल में हैं जिसके नियम पहले से लिखे नहीं हैं। हर कदम पर आप ही नियम बना रहे हैं। नैतिक अराजकता का मतलब है खेल के बोर्ड को ही पलट देना। मनोवैज्ञानिक वयस्कता का मतलब है जिम्मेदारी से अपना खेल खेलना, ये जानते हुए कि आपके हर कदम का नतीजा सिर्फ आपका है। आप किसी बाहरी नैतिकता का पालन नहीं कर रहे हैं, आप सचेत रूप से अपने व्यवहार को चुन रहे हैं। यही असली स्वतंत्रता है। ठीक है, तो अगर हमें बाहरी स्क्रिप्ट को ठुकराना है तो ये हमें उस चीज की तरफ ले जाता है जिसे स्रोत कामू का सबसे खतरनाक विचार कहता है, कि हमें अपनी अंदरूनी स्क्रिप्ट यानी उम्मीद को भी छोड़ना होगा। अब ये बात तो हजम करना और भी मुश्किल है। बिना उम्मीद के तो इंसान एक दिन भी नहीं जी सकता। ये तो डिप्रेशन का नुस्खा लग रहा है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, क्योंकि हम उम्मीद को हमेशा एक सकारात्मक चीज मानते आए। लेकिन E9MB का दृष्टिकोण यह है कि उम्मीद भविष्य पर एक मनोवैज्ञानिक निर्भरता है। उम्मीद कहती है अभी भले ही मुश्किल है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा, बाद में सब समझ आ जाएगा। ये वर्तमान को भविष्य के लिए एक वेटिंग रूम बना देती है।
और स्रोत कहता है कि अगर आपको वर्तमान को सहने के लिए भविष्य के किसी औचित्य की जरूरत है तो आप स्वतंत्र नहीं हैं, अब भविष्य के गुलाम हैं। ठीक है, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। भविष्य एक वादा नहीं है, ये बस एक संभावना है। इसलिए भविष्य के लिए जीना एक मनोवैज्ञानिक जुआ है। आप कभी नहीं जानते कि आपको वो बाद में मिलेगा या नहीं। तो फिर तीव्रता से जीने का क्या मतलब है? इसका मतलब आनंद का पीछा करना नहीं है। इसका मतलब है भ्रम को दूर करना। जब ये भ्रम गिरता है कि भविष्य वर्तमान को सही ठहराएगा, तो हर वर्तमान क्षण, चाहे वो सुखद हो या दुखद, वो तीक्ष्ण यानी शार्प हो जाता है। उसमें एक सच्चाई होती है, एक वास्तविकता। और यही तीक्ष्णता ही जीवंतता है। आप पल में होते हैं क्योंकि पल के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये बहुत गहरा है। तो कामों हमें विद्रोह पर लाकर छोड़ देते हैं। दुनिया की उदासीनता को स्वीकार करो, अपनी स्वतंत्रता को अपनाओ और बिना उम्मीद के जियो। लेकिन स्रोत कहता है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक छिपी हुई परत है जिसे कामों ने पूरा नहीं किया। तो विद्रोह के आगे क्या है? इस पहेली का आखिरी टुकड़ा क्या है? और यही E9BMD विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पूछता है कि ये बेतुका तनाव, ये अर्थ की जरूरत पैदा ही क्यों होती है? कामू इसे एक दार्शनिक स्थिति बताते हैं। एक मिनट। लेकिन ये स्रोत कहता है कि इसकी जड़ें दर्शन में नहीं, बल्कि जीव विज्ञान में हैं। जीव विज्ञान में? आप कह रही हैं कि जीवन के अर्थ का सवाल एक बायोलॉजिकल सवाल है। ये कैसे हो सकता है? इसे ऐसे समझिए, हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारा पूरा जैविक सिस्टम एक ही मूल निर्देश पर काम करता है। जिंदा रहो, विघटित मत हो, खत्म मत हो जाओ। ये जीवित रहने की एक बुनियादी प्रवृत्ति है। जब हम पूछते हैं जीवन का अर्थ क्या है, तो ये कोई ऊंचा दार्शनिक सवाल नहीं है। ये हमारा नर्वस सिस्टम है जो चिल्ला रहा है, मुझे खत्म नहीं होना है, मुझे बताओ कि मेरा वजूद हमेशा रहेगा, मुझे कोई गारंटी दो। वाह! तो आप कह रहे हैं कि अर्थ की खोज असल में मौत के डर का एक बहुत ही परिष्कृत और फैंसी नाम है। मैंने इसे कभी इस तरह नहीं सोचा था। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। बिल्कुल, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जिसे हमने फिलॉसफी का चोला पहना दिया है। हमारा जीव विज्ञान विघटन से डरता है, इसलिए हमारा मन स्थायित्व और अमरता की मांग करता है। हम अस्तित्व से गारंटी चाहते हैं क्योंकि हम मिटना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ब्रह्मांड हमें बताए कि हम खास हैं, कि हमारी कहानी का कोई मतलब है। लेकिन अस्तित्व ने कभी सामंजस्य का वादा नहीं किया था, उसने अनुभव का वादा किया था, और हाँ, मृत्यु का भी। तो फिर पूर्णता कहाँ है? अगर अर्थ खोजने में नहीं है और विद्रोह भी सिर्फ एक पड़ाव है, तो आखिर मंजिल क्या है? स्रोत के अनुसार असली सुकून तब नहीं मिलता जब आपको कोई बड़ा जवाब मिल जाता है। असली सुकून तब मिलता है जब जवाब खोजने की ये बेचैनी ही आपके अंदर से खत्म हो जाती है, जब अर्थ की मांग स्वयं समाप्त हो जाती है। बौद्धिक रूप से ये समझकर नहीं कि हाँ, मुझे अर्थ की तलाश नहीं करनी चाहिए, ये तो बस एक और विचार है, बल्कि अस्तित्वगत रूप से जब ये जरूरत आपके सिस्टम से पूरी तरह धुल जाती है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है, हमने एक दार्शनिक सवाल से शुरुआत की और उसकी जैविक जड़ तक पहुंचे। जीवन अर्थहीन नहीं है, यह गैर समझौता योग्य है। यह हमारी स्पष्टता की मांग का जवाब नहीं देता, यह माफी नहीं मांगता, यह स्पष्टीकरण नहीं देता। बेतुकापन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, बल्कि यह एक सच्चाई है जिसे स्पष्ट रूप से देखा जाए। और एक बार जब कोई स्पष्ट रूप से देखता है तो वो आशावादी नहीं बनता, वो जिम्मेदार बनता है। वो आध्यात्मिक नहीं बनता, वो जागरूक बनता है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं, जो इस पूरे E9DB लेंस का निचोड़ है। जागरूकता को अर्थ की नहीं, ईमानदारी की जरूरत होती है। सांत्वना नहीं, विद्रोह नहीं, इस्तीफा नहीं, पूर्णता।